राजवीर, पापा जी ने मीनाक्षी की शादी आचार्य जी के बेटे योगेश के साथ तय की है, लेकिन मीनाक्षी खुश नहीं है। कहीं से उड़ती उड़ती सी खबर सुनी थी, मैंने भी सोचा कि आप ही से पूछूंगी अफवाह है या हकीकत। किस खबर की बात कर रहे हैं आप? मैंने सुना कि आप अपने बेटे योगेश का रिश्ता बलदेव सिंह की बेटी के साथ तय कर रहे हैं। से मीनाक्षी का रिश्ता तय हुआ है, वो इतनी दुखी क्यों? मैं तुम्हें बताती हूँ कि असल मामला क्या है। मीनाक्षी किससे प्यार करती है और वो किसकी बनना चाहती है। मैंने आप लोगों से जो वादा किया है उसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगी। और आप तो देख ही रहे हैं, मेरे कोशिशों की वजह से जो काम रुक गए थे वो फिर से शुरू हो गए। मुझे गांव का विकास करना है, इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊं। मैडम, हमारे गांव और आसपास के गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी भरने के लिए गांव वालों को बहुत दूर जाना पड़ता है। मुझे पता है, पूरे जोर शोर से हर गांव में नल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है इस साल के अंदर ही हर गांव में नल की सप्लाई दी जाए। लेकिन मैडम, आज के लिए क्या करें? गांव में तो सिर्फ 2-3 ही कुएं हैं और पानी के लिए अक्सर झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि मारपीट तक नौबत आ जाती है। दरअसल मैडम, ये गांव कुछ पिछड़े हुए हैं। सरकार ने कई बार यहाँ पे ठेके भी दिए हैं। हैंडपंप लगाने की भी बात हुई थी, लेकिन वक्त गुजरता गया और आज तक हैंडपंप तक नहीं लग पाए। अगर आपका गांव पिछड़ा हुआ है तो पक्के तौर पर यह बात आप लोगों को मान लेनी चाहिए। इसकी वजह और कोई नहीं, सिर्फ आप लोग हैं। दरअसल यही जिंदगी जीने की आप लोगों को आदत हो गई है, वरना ऐसा नहीं होता। बुनियादी जरूरतों के लिए आपको तड़पना पड़े। दरअसल आप लोगों ने कभी अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश ही नहीं की। प्रदीप जी, गांव में तुरंत हैंडपंप लगना चाहिए और हर मोहल्ले में एक हैंडपंप होना ही चाहिए। जी जी मैडम। पता लगे प्रदीप जी, आसपास के गांव में कितने हैंडपंप लगने चाहिए और ये हैंडपंप हमारे विधायक निधि से लगाई जाएगी। जी मैडम, हम इसकी तैयारी करवाते हैं और इसकी सारी जानकारी निकलवाते हैं। आप सबको प्रदीप जी की मदद करनी चाहिए। ये आसपास के गांव में कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है, इसकी पूरी जानकारी आप प्रदीप जी को दीजिए। जब तक हर गांव में नल नहीं पहुंच जाता, तब तक हर गांव में हैंडपंप जरूर लगाया जाएगा। जी मैडम, हम पूरी जानकारी से आपको देंगे। प्रदीप जी, चाहे दूसरे कामों को रोकना पड़े, लेकिन सबसे पहले हैंडपंप का काम होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है। जी मैडम। और अगर हैंडपंप ना लगे तो आप लोग मेरे पास आइए, ये पूछने के लिए कि हैंडपंप क्यों नहीं लगा। आप लोगों के अधिकारों के लिए आपको खुद आवाज उठानी पड़ेगी, तभी आपके गांव का विकास होगा। जी मैडम, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार मैडम। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मुझे हर कोई मजबूर नहीं कर सकता। मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि मीनाक्षी खुश है या नहीं है। मीनाक्षी की शादी मैंने योगेश के साथ तय की है, तो उसकी शादी योगेश के साथ ही होगी। मेरा फैसला किसी हालत में नहीं बदलेगा, समझ गई तुम? हेलो। कैसी हो मीनाक्षी? मैं कैसी हूँ? क्या इस बात का अंदाजा तुम भी नहीं लगा सकते? अंदाजा तो है मीनाक्षी, इसलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया। मुझे तो ऐसा लगने लगा है मीनाक्षी कि राजनीति के चक्कर में फंसकर कहीं हमारा प्यार दिल न तोड़ दो, क्योंकि अपनी राजनीति के लिए हमारे प्यार का गला घोटने की पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं जानती हूँ आदित्य, लेकिन मैंने तो सोच लिया कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी।
मैं ये भी तो नहीं चाहता मीनाक्षी कि तुम मेरे लिए अपनी जान दे दो। मैं तो तुम्हें अपनी जान बनाकर अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मेरा भी तो वही ख्वाब है आदित्य, लेकिन आज ख्वाबों के आईने पर एक धुंध सी छाई हुई है। तो उस धुंध को हटाना होगा मीनाक्षी। हमें किसी भी तरह कोशिश करके हमारे प्यार को पाना ही होगा। तुम तो जानती हो मीनाक्षी कि जो लोग हमारे प्यार का गला घोटना चाहते हैं उनसे लड़ने की हिम्मत हम नहीं कर सकते। हम उनसे नहीं जीत सकते मीनाक्षी, और ना ही अपने प्यार को हार कर जीत सकते। हमारे प्यार की हार नहीं होगी आदित्य, चाहे जो कुछ भी हो। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि मैंने तुमसे प्यार किया, और अगर जीना है तो तुम्हारे साथ ही जीना है। तो इसके लिए तुम्हें हिम्मत करनी होगी मीनाक्षी। सबको पता है कि तुम्हारे पापा ने एक बार जो फैसला ले लिया तो वो अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटते हैं। मेरा फैसला किसी हालत में नहीं बदलेगा, समझ गई तुम? क्या हुआ? क्या सोचने लगी मीनाक्षी? कुछ नहीं आदित्य। अपने प्यार को बचाने का एक ही रास्ता है मीनाक्षी, बस एक रास्ता। हमें घर से भागना होगा मीनाक्षी। क्या? हाँ मीनाक्षी, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, जहाँ कोई भी हमारे बीच आने वाला नहीं होगा मीनाक्षी। नहीं आदित्य, हमें इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। मीनाक्षी, तुम्हारे पापा तो फैसला कर ही चुके हैं, और अगर हमने फैसला करने में देरी कर दी तो शायद बहुत देर हो जाएगी मीनाक्षी। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार है। रजनी वर्मा ने जो सलाह दी मेरे सामने उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अपने प्यार को बचाने का एक ही रास्ता है मीनाक्षी, बस एक रास्ता। हमें घर से भागना होगा मीनाक्षी, और अगर हमने फैसला करने में देरी कर दी तो शायद बहुत देर हो जाएगी मीनाक्षी। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतजार है। मीनाक्षी, मीनाक्षी, तुम मुझे नहीं समझती, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम खुद को तो समझो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद को भुलाने की कोशिश कर रही हो। इस तरह से कमरे में बंद होकर हर वक्त आंसू बहाते रहना कुछ हासिल नहीं होगा मीनाक्षी। मीनाक्षी, तुम शायद मुझे गैर समझती हो, या फिर शायद मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सबको बता दूंगी, है ना? लेकिन मीनाक्षी, सच्चाई तो मैं पहले से ही जानती हूँ। सच्चाई की बात कर रही हैं मीनाक्षी, मैं इस सच्चाई की बात कर रही हूँ कि तुम आदित्य से प्यार करती हो। मैंने कई बार तुम्हें आदित्य से फोन पर बात करते हुए सुना है। जब तुम्हारी शादी योगेश के साथ तय हुई थी तब तो मैं यही सोचकर हैरान हो रही थी कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, तुम खामोश क्यों रहे, इस रिश्ते के प्रति कोई विरोध क्यों नहीं जताया? मीनाक्षी, तुम भले ही मेरे दर्द को नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अपने प्यार से बिछड़ने पर दिल पर क्या गुजरती है, अपने प्यार से दूर होने पर कैसा महसूस होता है। मैं क्या विरोध करूं? मैं क्या करूं? माँ ने कहा तो है कि वो पापा से इस बारे में बात करेंगी। मीनाक्षी, अगर माँ जी पापा जी से बात करेंगे तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मान जाएंगे? तुम्हें पता है मीनाक्षी, मैंने पापा जी को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की, प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन पापा जी तो मुझ पर ही चिल्ला उठे। कहने लगे कि मीनाक्षी की खुशी से कोई मतलब नहीं। अगर उन्होंने तुम्हारी शादी योगेश के साथ तय कर दी है तो इसका मतलब तुम्हारी शादी योगेश के साथ ही होगी। अभी मुझे बताओ, ये भी कोई बात हुई क्या भला? मैंने वो बात सुनी थी। तो सुनने के बाद तुम क्या सोच रहे हो? मुझे ही देख लो, अगर मैंने किसी बात की परवाह की होती तो आज
राजवीर मेरे नहीं होते। राजवीर मुझसे प्यार करते हैं, और अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो मैं भी कहीं आंसू ही बहा रही होती। मीनाक्षी, अगर प्यार किया है तो प्यार का फर्ज निभाना पड़ता है। इस घर का माहौल देखने के बाद मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि अपने प्यार को बचाने की कोशिश करो। कि तुमसे जो कुछ भी कहा है उस पर एक बार जरूर सोचना। ये जो धुआं फैलाना शुरू किया जा रहा है ना लल्लन, इससे एक बात तो साफ है कि सिर्फ बलदेव ही नहीं बल्कि आचार्य जी भी इस रिश्ते का पूरी तरह मन बना चुके हैं, वरना आचार्य जी सारे विधायकों को ये खुशखबरी नहीं सुना रहे होते। मुझे लगता है लल्लन कि हमारे खिलाफ ही साजिशों के बीच बोए जा रहे हैं, वरना सारे विधायकों तक ये खबर पहुंचाने की क्या जरूरत थी। जाहिर सी बात है लल्लन कि अब आचार्य जी बलदेव सिंह के लिए सारे रास्ते बनाने में लगे हैं, और ये रास्ते इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि रिश्ते जुड़े रहे। रजनी वर्मा ने दावा तो किया है कि वो इस रिश्ते को हरगिज़ नहीं होने देगी, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है मंत्री जी कि रजनी वर्मा के इस दावे की बुनियाद क्या है, क्यों और कैसे वो दावा कर रही है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। मैं बस यही जानता हूं लल्लन कि रजनी वर्मा वो औरत है जो 15 साल बलदेव सिंह के साथ रही है। उसे बलदेव सिंह की ताकत का भी एहसास है और उसकी कमजोरियों का भी। कोई और इस काम को अंजाम दे सके या ना दे सके, लेकिन रजनी वर्मा अगर दावा कर रही है तो वो इस काम को जरूर अंजाम देगी। लेकिन कब तक मंत्री जी? जल्द ही ये शादी तोड़ने की तैयारी नहीं हुई तो बात दिन ब दिन बिगड़ती ही जाएगी। और बलदेव सिंह राजनीति के कितने बड़े खिलाड़ी हैं, ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो आचार्य जी के इस छोटे से सहयोग को इतना बड़ा बना देंगे कि हो सकता है कल को सारे विधायक उन्हीं की मुट्ठी में हो। आपको सावधान तो होना ही चाहिए मंत्री जी। कितनी अजीब बात है ना लल्लन कि राजनीति में कायम रहने के लिए आचार्य जी बलदेव सिंह का सहारा ले रहे हैं, और आचार्य जी का बेटा भी इस रिश्ते के लिए तैयार है। हे रॉनी, चलना शाम को कहीं मिलेंगे यार, पार्टी आर्टी करेंगे। तुम लोग का हमेशा से ये, आज मैं फ्री हूँ यार, चलते ना बाहर कहीं तुम लोग। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। माँ अभी योगेश जी माँ। पापा कब तक आएंगे? माँ वो तो विधायकों के साथ किसी मीटिंग के लिए गए हैं, और लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है, तो विधायकों को समझाना होगा कि क्षेत्र में काम करें। तो क्या उन्हें आने में देर होगी? हाँ माँ, शायद देर हो जाए, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? वो मैं सोच रही थी कि बलदेव सिंह जी के घर जाकर एक बार मीनाक्षी से मिल लूं। इसके लिए पापा का इंतजार करने की क्या जरूरत है माँ? पापा ने कहा तो है कि मुझे और आपको फोन करना चाहिए, बात करना चाहिए, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो मैं शारदा देवी जी को फोन करूं? अरे रुकिए, मैं आपको फोन लगा के देता हूँ। माँ रिंग जा रही है, बात करिए। हेलो, नमस्ते, मैं योगेश की माँ बोल रही हूँ, मिसेस आचार्य। तुम्हारी समझ में ये बात भी आने लगी है कि कुर्सी का लोभ क्या होता है। कुर्सी का लोभ मुझे नहीं, कुर्सी का लोभ तुम्हें होने लगा है शारदा। जिंदगी का भंवर है। ओ आप, नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ। कैसे फोन किया आपने? वो उस दिन मैं योगेश और उसके पापा के साथ आपके पास नहीं आ पाई ना, तो सोचा अभी आके आपसे मिल लूं और मीनाक्षी से भी मिल लूंगी। तो सोचा आने से पहले एक बार फोन कर लूं। आप ही का घर है,
आप जब चाहे आ सकती हैं, इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन आप तो जानती हैं, जब से क्षेत्र की विधायक बन गई हूँ, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। लोगों ने जिम्मेदारी दी है तो निभाना तो पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके पापा भी सारे विधायकों से कहते रहते हैं कि अच्छी तरह से काम करो तो पार्टी का नाम होगा। जी, मैं आपसे वही कह रही थी। आजकल मैं क्षेत्र के दौरे पर हूँ और इस वक्त भी मैं दौरे पर ही हूँ। इतने सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है। सोच रही हूँ वहाँ पर हैंडपंप लगवाऊं। बड़ी बड़ी समस्याएं तो दूर की बात है, लोग तो छोटी छोटी समस्याओं से भी परेशान हैं। अभी 2-4 दिन तो मुझे घर पर रुकने का भी वक्त नहीं है। ज्यादा अच्छा होगा अगर आप कुछ दिन के बाद आएंगे तो। ठीक है, जब आपके पास वक्त हो हमें बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। नमस्ते। जी नमस्ते। आखिर क्या मतलब हुआ इस बात का कि वो दौरे पर हैं और हम लोग कुछ दिनों के बाद में आए? इस रिश्ते से ज्यादा जरूरी है उनके लिए दौरा? ये आप क्या कह रही है माँ? इसका मतलब हो कि उन्होंने सीधे सीधे मना किया है? अब बार बार तो हम फोन नहीं करेंगे। मैंने तो उनको बोल दिया है कि जब भी उनके पास टाइम हो हमें बता दीजिए, हम आ जाएंगे। और क्या? ठीक बोला माँ आपने उनको। योगेश की माँ का फोन आया था, वो घर आने के लिए कह रही थी। जाहिर सी बात है, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन मजबूरन मुझे उन्हें मना करना पड़ा। तुमने मना क्यों किया? तो और क्या करती? मैंने उन्हें कह दिया कि मैं फिलहाल घर पर नहीं हूँ। देखिए, रिश्तों को संभालने की कोशिश कीजिए। इस रिश्ते को लेकर बात इतनी आगे ना बढ़ जाए, बाद में तोड़ने के लिए मुश्किल हो जाए। आप आचार्य जी को समझा दीजिए ना, ये शादी नहीं हो सकती। तुमसे ये किसने कहा कि ये रिश्ता टूटने वाला है? तुमने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि ये शादी नहीं होगी? मीनाक्षी को ये रिश्ता पसंद नहीं है तो क्या आप जबरदस्ती से उसका रिश्ता करवाएंगे? दरअसल तुम्हारी इन्हीं बातों ने उसका दिमाग खराब कर रखा है, वरना आज इस रिश्ते के तय होने पर वो भी खुशियां मना रही होती। ये क्या हो गया आपको? आपको सिर्फ अपनी जिद नजर आती है। जिद पाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी ब्याह के रिश्ते जोर जबरदस्ती से नहीं किए जाते। जोर जबरदस्ती से किए जाने वाले रिश्ते रास भी नहीं आते। मैं देख रहा हूं शारदा, आजकल कोई और नहीं, तुम मेरी बात काटने लगी हो। तुम मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रही हो। मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही हूँ। मेरा जीना मरना तो आप ही के साथ है। बेटियां तो शादी करके ससुराल चली जाती हैं। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, कुर्सी के लोभ में बच्चों की खुशियों से मत खेलिए। यानी तुम्हारी समझ में ये बात भी आने लगी है कि कुर्सी का लोभ क्या होता है? कुर्सी का लोभ मुझे नहीं, कुर्सी का लोभ तुम्हें होने लगा है शारदा। कुर्सी के लोभ में तुम सब कुछ भूलती जा रही हो।
कुर्सी के लोभ में कुछ और नहीं, तुम सिर्फ अपने लिए जगह बनाना चाहती हो। मैं सिर्फ अच्छा काम करना चाहती हूँ। जनता ने जो काम मुझे सौंपा है मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। लेकिन कुर्सी पर बैठकर ही न चाहता, अब अपनी बात मनवाने पर आ गई हो तुम। ये है तुम्हारे अंदर का बदलाव। आज ये कैसे हालात आ गए हैं जो आप अपने ही बच्चों की खुशियों की कुर्बानी देना चाहते हैं। एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों की खुशियां चाहती हूँ और आप इसे भी राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। जिंदगी एक भंवर है। राजनीति की राह पर तो तुम चलने लगी हो, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं रहा कि मैं तुम्हारा पति हूं और ना ही मेरी किसी बातों की तुम्हें अहमियत महसूस हो रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच तो यही है कि तुम्हें कुर्सी का लालच हो चुका है। और अगर कुर्सी का लालच नहीं होता तो तुम इस्तीफा देने से इनकार नहीं करती शारदा। अगर कुर्सी का लालच नहीं होता तो तुम नई पार्टी बनाने से इनकार नहीं करती। ये जो कुछ भी तुमने किया है किसके लिए किया है शारदा? सिर्फ कुर्सी के लिए किया है, ताकि विधायक के पद से तुम्हें इस्तीफा ना देना पड़े। और तुम मुझे बता रही हो शारदा कि कुर्सी का लालच मुझे है। आप मेरे बारे में ऐसा समझते हैं? हाँ हाँ, मैं ऐसा ही समझता हूं, क्योंकि कल तक मेरा फैसला तुम्हारे लिए पत्थर की लकीर हुआ करता था और आज तुम्हारा हर फैसला मेरे खिलाफ है। क्या मैं तुम्हारे इस बदलाव को महसूस नहीं कर रहा? आज ये कैसे हालात आ गए हैं जो आप अपने ही बच्चों की खुशियों की कुर्बानी देना चाहते हैं। एक माँ होने के नाते मैं अपने बच्चों की खुशियां चाहती हूँ और आप इसे भी राजनीति से जोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी तक तो ये खबर पहुंच ही गई होगी ना? हाँ हाँ, बिल्कुल पहुंच गई। इस बारे में उनका मेरे पास फोन भी आया था और मैंने उन्हें समझा दिया कि जिसे जो समझना है समझे, लेकिन अब ये रिश्ता तो होकर रहेगा। शादी की बात सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। मैं नहीं चाहती इस शादी की बात को टकराव की बात बना दूं, इसलिए बेटा थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं तुम्हारे पापा को जरूर समझाऊं। कल तक तुम्हें मेरा हर फैसला मंजूर था, इसलिए तुम मेरे हर फैसले में शामिल थी, लेकिन आज तुम्हें मेरा फैसला मंजूर नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें फैसले में शामिल क्यों करूं? कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी हो चुकी है और आज इस रिश्ते की घोषणा भी होगी।